सर जैसे ये जो इंटरनेशनल लॉ है, इसका फर्स्ट टर्म जो यूज किए थे जेरमी बेंथम और 70-80 को किए थे, तो क्या ये सर 4000 साल पहले यूज हुआ था? इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। देखो, हर चीज किसी ना किसी फॉर्म में रहा ही था, जी सर। जैसे लेकिन इसका डिपेंड करता पहले है कि कौन उसको एकेडमिक्स में लाता है, उसको उस विधि के रूप में। सर इंटरनेशनल लॉ से पहले इसे द लॉ ऑफ द नेशंस के नाम से भी जाना जाता था। देखो, अगर तुम इसको ऐसे समझो कि अपनी अपनी संप्रभुता रखने वाले जो अलग अलग राज्य है, वो जी एक सर। दूसरे के साथ जब कोई व्यवहार करेंगे तो कुछ जी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। जब अलग अलग राज्य थे तो उन लोगों ने अपनी संप्रभुता के भीतर किसी न किसी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया होगा। यानी एक देश का प्रतिनिधि या एक देश का राजा दूसरे देश के राजा से मिल रहा है, संधि कर रहा है, या उनके बीच किसी भी तरह का संबंध बन रहा है या संबंधों में बिखराव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड कुछ विशेष बातों को फॉलो किया गया होगा। तो इस तरह के स्टैंडर्ड जो बातें फॉलो होती रही हुई होंगी इतिहास में, उसी को कहते हैं कि वो धीरे 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 धीरे। अच्छा, ऐसे नियमों को कौन फॉलो करता है? नियम हम भी देखते हैं कि सामान्य जिंदगी में बहुत सारे हैं, लेकिन नियमों को फॉलो कौन करता है? सभ्य इंसान। राज्य। जी सर। हम समाज में हम नियमों को फॉलो फॉलो कौन करता है? असभ्य व्यक्ति नहीं फॉलो करता है, सभ्य इंसान फॉलो करता है। उसी तरह इतिहास काल में भी अंतरराष्ट्रीय जो विषय होंगे जिस पर अनेक राज्यों ने आपस में कहीं ना कहीं जब उनका इंटरेक्शन हुआ होगा, तो कुछ विशेष प्रोटोकॉल का, कुछ विशेष विधियों का, या कुछ विशेष स्टैंडर्ड इसको कहते हैं कि हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं, उसका पालन किसने किया होगा? सभ्य राष्ट्र ने। ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात ये क्लियर हो गई कि सभ्य राष्ट्रों ने ही ऐसा किया होगा। दूसरी बात, जब इतिहास में काल में सालों साल तक ऐसा किया जाता रहा होगा, इसका मतलब निरंतर विकास का परिणाम है। यानी कि कभी ऐसे किया गया, कभी वैसे किया गया, जो उसमें ऐसा एलिमेंट जी जो सर। बेकार लगा उसको हटा दिया गया, जो ऐसा एलिमेंट जो अच्छा लगा उसको रख लिया गया। तो इस तरह से हजारों सालों में कुछ विकसित हुआ, कुछ स्टैंडर्ड विकसित हुआ। अब ये कैसे कैसे विकसित हुआ? जो नियम हुए, यानी कि अब अंतरराष्ट्रीय जब ऐसे कुछ पालन, तो क्या पालन किए गए होंगे? कुछ विशेष नियम का पालन किया गया होगा। नियम का मतलब तुम भी ऐसे करो, हम भी ऐसे करते हैं। जाहिर सी जी बात सर। है, अगर हम राजनीति शास्त्र के लिहाज से समझें तो मनुष्य जो है, जो सामान्य जीवन था, उस सामान्य जीवन से एक सामान्य जीवन जो था मनुष्य का, यानी कि सामान्य जीवन क्या रहा होगा? अगर हम हॉब्स या लॉक के सामाजिक समझौता के हिसाब से समझें, तो जो जंगली जीवन था उस सामाजिक जीवन से बाद में उनका एक राजनीतिक समूह के रूप में, उस सामाजिक जीवन से राजनीतिक समुदाय के रूप में विकास हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है? सामान्य रूप से राजनीतिक समुदाय के रूप में विकास हुआ होगा। फिर ये राजनीतिक समुदाय का क्या हुआ होगा? ये संगठित हुआ होगा। ये जब संगठित हुआ, तो जैसे ही सामान्य से राजनीतिक समुदाय संगठित हुआ, तो इसको नियम की जरूरत पड़ी, क्योंकि बिना नियम के कोई संगठन रहेगा? 10 लोग हैं तो हर कोई व्यक्ति अगर अपने अपने तरीके से करे, असभ्य तरीके से करे, तो नहीं रहेगा। संगठन का मतलब नियम। दुनिया में कोई भी संगठन हो, वो चलता किससे है? किसी नियम से। ठीक है। जी सर। जी सर। अब ये जो संगठन होगा, अब ये संगठन कई जगह फॉर्म हुआ होगा। यहाँ संगठन ए, यहाँ संगठन बी, यहाँ संगठन सी। ठीक है। तो ये जो अलग अलग राजनीतिक संगठन हुए, यही उस समय का देश मान लो। ये संगठन होगा तो किसी विशेष भूभाग पे होगा, एक गांव में होगा, एक जंगल के आसपास होगा, नदी किनारे होगा, ये कहीं और होगा, उससे कुछ किलोमीटर दूर, ये कुछ किलोमीटर दूर। जी सर। यही हो गए तुम्हारे उस समय के हिसाब से। अब यहाँ अलग पर अलग कोई देश। एक निर्णय करता भी होगा, एक निर्णय करता भी होगा। ये क्षेत्रफल भी इसके पास है, लोग भी होंगे यहाँ,
और ये अपने निर्णय स्वयं लेता होगा तो संप्रभुता भी होगी। जी सर। तो कोई देश का मतलब थोड़ी कि आज के जैसा हम देश मान सकते हैं, और ये आपस में किसी विशेष नियमों का पालन करते होंगे, क्योंकि ये संगठन है तो ये खुद में भी नियम का पालन करते होंगे, और जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करते होंगे तो यहाँ भी कुछ नियम होंगे, और यहाँ इंटरेक्ट करते होंगे तो यहाँ भी कुछ नियम होंगे। समझ गए? तो ये इस तरह से जो शुरुआत हो रही है, तो यही क्या हो रही है, ये शुरुआत क्या हो रही है, जब अंदर संबंध बना रहे हैं तो अंदर इनके क्या हो रहे हैं, लॉज डेवलप हो रहे हैं, कानून एक संगठन के भीतर, संगठन के भीतर जब ऐसा हो रहा है तो कानून डेवलप हो रहे हैं, इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे नहीं करना है। कानून क्यों डेवलप हो रहे हैं? दो चीज है, एक सही और एक गलत, यही दो चीज है ना। सही क्या है वो डिफाइन करने के लिए, और गलत किसको माना जाए ये डिफाइन करने के लिए ये नियम बन रहे हैं संगठन के भीतर। अब वैसे ही दो संगठन है, संगठन ए और संगठन बी। अब यहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ भी जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ भी फिर वही बात होगी, सही और गलत। दुनिया के सारे नियम इसी चीज पर चलते हैं, ये किया तो सही है, ये किया तो गलत है। तो सही और गलत, और हमने पहले बताया है कि इसको फॉलो कौन करेगा, या तो सभ्य व्यक्ति समाज में, या सभ्य राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। सभ्य का मतलब जो ये मानता है कि हमको प्रगति के लिए या शांति के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां ये पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है, जैसा है ना। तो यहीं से शुरू होता है अंतरराष्ट्रीय विधि, यानी कि हमने पहले बताया कि निरंतर विकास का परिणाम है, तो ऑर्गेनिकली ये डेवलप होना शुरू होता है और धीरे 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 शुरू हुआ है। अब बात है कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो हम जितना भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं इसमें हम खास करके देखते क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, सारे हमको वहीं से दिखते हैं। लेकिन हमारे पास अपना भी एक वर्ल्ड है, हमारे यहाँ भी जब हम इनसे अधिक इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे तो हम खुद में भी बहुत कुछ विधियां विकसित कर रहे थे। तो ये अब विद्वानों की अपनी माथापच्ची है कि ऐसी शुरुआत कहाँ से हुई। हमारे लिए हमारे पास बहुत सारे तर्क हैं कि हम ये बता सके कि हमारे ही देश में ऐसी बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि हमने शुरुआती दौर में भी सभ्यता जब शुरू हुई थी, या हम जिसको कहते हैं कि हमारी उस समय की जो सभ्यता थी जो हजारों साल पहले थी, वहां भी कुछ विशेष नियमों का पालन किया गया, और हमारे यहाँ भी विचारक रहे जिन्होंने इस तरह के विचार दिए। और वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कहेंगे कि इस तरह से हमारी तरफ हुआ, हमारे यहाँ हुआ, है ना। हाँ। अब हमारे क्या तर्क हैं, अब सबके अपने अपने तर्क हैं, यानी कि जितनी सभ्यताएं हैं विश्व में सबके अपने अपने तर्क हैं कि ये माना जाए कि अंतरराष्ट्रीय विधि की शुरुआत हमारे यहाँ हुई, हमारे समय में हुई। तो हमारे भी अपने तर्क हैं। अब मुख्य रूप से जो सभ्यताएं हैं विश्व में, तो उसमें एक सबसे पुरानी जो जिसका हम हमेशा वर्णन सुनते हैं, ग्रीक, जी सर। एक ज्यूज, एक रोमन्स, एक अपना हमारा जिसको हम लोग हिमालय से लेके इंदु नदी तक हिंदूज कहते हैं, और एक इस्लामिक जो ज्यूज जो है, यही आगे चल के इसी से क्रिश्चियनिटी निकलती है, और इसी से फिर आगे चल के ये निकल रहा है, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन के हैं, क्योंकि इन तीनों के जो परदादा हैं वो अब्राहम है, ठीक है। और करीब करीब एक ही रीजन में ये पैदा हो रहा है। आप देखेंगे एक ही रीजन का मतलब आज जहाँ इजराइल है, वहीं जेरूसलम है, वहीं फिलिस्तीन है, उसी से पास में ही अरब है, तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। रोमन एम्पायर अलग था, बाद में इसने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया, क्रिश्चियनिटी का प्रभाव पड़ा। ग्रीक्स अलग थे, इन्होंने बाद में इस्लामिक को फॉलो किया। हिंदू संस्कृति यहाँ अलग थी। अब ये अलग अलग सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं सिद्ध करेंगी क्या कि
इतिहास में हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि हमारे यहाँ विकसित हुई। यही बस सब खेल है यस है ना। जी सर। अब सवाल आता है कि जैसे उसने पूछा कि कोई विद्वान आए और उसने इसको कहा इंटरनेशनल लॉ, तो ये वही चीज है कि हमारे पास कोई चीज है और हमने उसको कोई एक नाम नहीं दिया है और कोई आके उसको एक नाम दे देता है, बस वो उतना ही है। वो चीज पहले से है। जी सर। मतलब जैसे एक अनाथ बच्चा जो है वो सड़क पे घूम रहा है, एक अनाथ बच्चा सड़क पे घूम रहा है, तो बच्चा तो है ना, कोई उसको जी एडॉप्ट सर। कर लिया और उसने उसको नाम दे दिया अपने हिसाब से। जी अगर उसको वो अडॉप्ट नहीं करता, दूसरा अडॉप्ट करता, तो ये अपने हिसाब से, इसने ए नाम जी रखा, ए के हिसाब से इसकी संस्कृति बनाई, ये बी नाम रखता है, बी के हिसाब से संस्कृति बनाता, लेकिन बच्चा का अस्तित्व तो पहले से है। यस जी तो सर। यहाँ इंटरनेशनल लॉ जो है, ये बच्चा हो गया इंटरनेशनल लॉ, ये तो पहले से है। जी सर। अब उसने कहा कि नहीं, इसको हम ये मानेंगे, इसी को ये ऐसा कहते हैं, इसने कहा हम इसी को मानेंगे, इसी का खेल है। तो अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि का इतिहास और उसका विकास कैसे कैसे हुआ। अब इसमें जितने तुम्हारे अभी हमने कल्चर बताए, जो मुख्य कल्चर, यहूदी कल्चर हो, ग्रीक कल्चर हो, रोमन कल्चर हो, हिंदू कल्चर हो, तो वो सब अपना अपना बताएंगे कि हमारा कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम अपना ही देखते हैं। अब हमारे यहाँ जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिसमें कि जो प्रमुख हैं वो रामायण आर, महाभारत एम, मनु स्मृति, ठीक है। एक का नाम सभी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य। अब इन सभी ग्रंथों में से हमको समझ में आ जाएगा उस समय की राजनीति का भी वर्णन है। जब जिन भी कथाओं का वर्णन है, चाहे रामायण हो, खास करके महाभारत हो, और विशेष करके अर्थशास्त्र हो, तो इसमें हमको उस समय की राजनीति के बारे में भी पता चलेगा और उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता चलेगा। और इसमें सर वैदिक काल भी जुटेगा ना सर? वैदिक काल उसको तो मुख्य रूप से मतलब आध्यात्मिक ग्रंथ हो गया, समझ गए। लेकिन जब ये घटनाएं हैं, उसमें कोई घटना नहीं है ना कि दो व्यक्ति हैं उन्होंने ऐसा किया, उसमें तो सिर्फ ऋचाएं हैं जो ये बताती हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल करना, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना, रिचुअल्स कैसे होंगे। लेकिन यहाँ जो घटनाएं हैं, इसमें व्यक्तियों का इंटरेक्शन है। जैसे रामायण है तो इसमें व्यक्तियों का इंटरेक्शन है, राजाओं का इंटरेक्शन है, दो अलग अलग देशों के बीच इंटरेक्शन है, एक तरफ भारत है, एक तरफ श्रीलंका है। महाभारत में भी ऐसा बहुत सारा है, अलग अलग राज्य हैं, उनके राजा हैं, उनका इंटरेक्शन है। अर्थशास्त्र में विधियां बताई गई हैं, राजा कैसा हो। सर इसमें एक क्वेश्चन है सर। सर रामायण काल है सर, उस समय किस समय का है सर? वो रामायण काल बोला जाता है, लगभग कितना साल पहले का होगा समथिंग? इसमें विवाद है। विवाद ये है कि कुछ लोग कहते हैं 5000 साल पुराना है, कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल पुराना है। किसी भी स्थिति में 3000 से अधिक साल पुराना तो है ही। जी सर। महाभारत से पहले का है। महाभारत से पहले? और रामायण काल के बाद सर महाभारत आया सर? देखो अभी हम कहाँ हैं, 2022 में। 2022 में? जी सर। इसका मतलब 0 से 2022। जी सर। 0 यानी कि इसको यहाँ से जो ईसा संवत है वो शुरू है। जी सर। है ना। ईसा से पहले गए तो इसको क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जी सर। हालांकि याद रखिए ये जो 0 है, इसमें ना ईसा पैदा हुए हैं ना ईसा मरे हैं। ईसा की कहानी इनसे 100 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। ये एक संत आते हैं जो कहते हैं कि आज से हम यहाँ से कैलेंडर की शुरुआत करेंगे उनके नाम पे। रियल में ये कहानी 100 साल पहले इनकी पैदा होके खत्म कहानी भी हो चुकी है। बहुत लोगों को लगता है कि यहीं पे पैदा हुए हैं तो उसी दिन से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है।
BC और एनो डोमिनी का कंसेप्ट ही अलग है। और इसके पहले जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि -5, 6, 7 माइनस, ठीक है, इसका मतलब ईसा से 500 साल पहले, ईसा से 1000 साल पहले। तो रामायण काल अगर हम देखें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, 2 दृष्टिकोण होगा, 3 दृष्टिकोण होगा। एक इतिहास जैसा कि अभी पढ़ाया जाता है, समझ गए, एक वैज्ञानिक, ठीक है, और एक जैसा कि रामायण शास्त्र है उस शास्त्र के हिसाब से, यानी कि उस शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये 3 होगा। अगर हम इतिहास की भी दृष्टि से देखें तो कम से कम बताते हैं कि ईसा से 1500 से 2000 साल पहले तो होगा ही, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें भी ईसा से 5000 साल से 6000 साल पहले बताते ही हैं। और ये तो कहते हैं कि शायद ये 10,000 साल ईसा से पहले, समझ गए। सबका अपना अपना। हाँ, क्योंकि वो उतने पहले की बात है कि पूरी तरह एग्जैक्ट वो वहां पे जा पाना तो पॉसिबल नहीं है ना। जी सर, जी सर। हाँ, हम मनुष्य कब से अस्तित्व में आया यहाँ तक तो जा सकते हैं, लेकिन कोई कल्चर को समझने के लिए होता क्या है कि कुछ चीजें निकलती हैं वो कुछ अलग बताती हैं, फिर कहीं कुछ और चीजें निकलती हैं फिर वो कुछ अलग बताती है, तो इसमें हमेशा उधेड़बुन बना रहता है। तो अब अगर हम रामायण के तरफ चले जाएं, यानी कि महाभारत से पहले रामायण है, समझ गए। तो अगर हम रामायण में चले जाएं, इस युग में चले जाएं, तो इस युग में बात आखिर राजाओं की है ना। राजाओं की जब बात होगी तो क्या होगी, राजाओं ने क्या किया। जब भी किसी राजा की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि उस काल में क्या क्या हुआ, राजाओं ने क्या क्या किया, राजाओं ने किन सिद्धांतों का पालन किया, उनके किन सिद्धांतों की आलोचना हुई, उनके किस सिद्धांतों को महान माना गया, समझ गए। और जैसे ही आचरण की बात आएगी, इसका मतलब यहाँ भी हम यही 2 चीज देखते हैं, सही सही क्या किया, गलत क्या हुआ, उस समय क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। यानी सही गलत का मतलब उस समय नियम क्या थे, यही देखेंगे ना। जी सर। तो आखिर तो सबसे अब पुराना ग्रंथ तो यही है। अगर जहाँ पर राजकाज की बात है, अलग अलग क्षेत्र की बात है, देश की बात है, तो यहीं से वो शुरू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कथा है, ये मान लो रावण का एरिया है, समझ गए, और समुद्र है बीच में, और इधर दूसरा देश है। अब आप उस कथा में देखते हैं कि एक व्यक्ति दूत बन के यहाँ जाता है, जिनका नाम है हनुमान जी, ठीक है। जी सर। 2 लोग जाते हैं, एक अंगद भी गए हैं, अगर आप पूरा कहानी पढ़े होंगे तो। 2 देशों के बीच 2 अलग अलग राजाओं के बीच भी कह लीजिए, कोई विशेष मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह से, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में माना जाता है भारत के दृष्टिकोण से कि सबसे पहला राजदूत, समझ गए, यानी जिसको कहेंगे राजा का दूत। आज भी हम लोग सुनते हैं ना राजदूत, जी सर। जो विशेष मैसेज को लेकर जाता है, तो वहां राजा का दूत तो पहला मानते हैं हनुमान जी को, वो रावण के दरबार में जा रहे हैं, गए हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, वहां भी कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। जब वो गए हैं, और ऐसा बहुत सारा कम्युनिकेशन हुआ है जहां इनके तरफ से भी कोई इस तरफ आता है अपनी बात या अपना मैसेज देने के लिए, तो उस समय भी जैसे जो आज हमारा इंटरनेशनल लॉ में फॉलो होता है कि जो मैसेंजर होता है, जो दूत होता है
उस दूत को पूरी तरह से दुश्मन नहीं माना जाता है। उसके मैसेज का इंपॉर्टेंस होता है उसका मैसेज लेना और फिर उसके द्वारा फिर अपना मैसेज पहुंचाना। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, समझे? यानी कि दरबार में जाने के बाद उस मैसेंजर को हमेशा एक विशेष दर्जा तो मिलता ही है, हमेशा उसको एक अलग तरह से व्यवहार तो दिया ही जाता है। तो वहां भी क्योंकि देखो रामायण में क्या है कि रावण जो है वो नियम के विरुद्ध चलता है ना? जी सर। जी। वो नियम के विरुद्ध चलता है क्योंकि वो सभ्य नहीं है। जी सर। और जब हनुमान जी इसके दरबार में जाते हैं तो रावण क्या कहता है, हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया जाए क्योंकि ये नियम को नहीं फॉलो करता है। लेकिन इनके दरबार में जो मंत्री हैं उनमें से एक इनका भाई खुद है जिनका नाम है विभीषण। जब ये कहता है तब वो वहां आकर नीति और नियम की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं और बताते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि ये नीति कहती है कि ये गलत होगा क्योंकि हनुमान क्या है, राजदूत है, यानी उनके दूत बन के आए हैं। और दूत जब कोई बन के आता है तो वो आपका दुश्मन भी है, तो उसके साथ एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में बिहेव किया जाता है। यानी जब विभीषण बता रहा है तो विभीषण क्या है, एक सभ्य व्यक्ति है। जी सर। श्रीलंका जैसे राक्षसों की नगरी में भी एक सभ्य व्यक्ति है और ये असभ्य व्यक्ति है, ये नियम के विरुद्ध चल रहा है, लेकिन ये उसको नियम बता रहा है। इसका मतलब उस समय भी ये नियम है। और इसी के वो नियम बताने के चलते रावण क्या करता है, इनको मृत्यु दंड नहीं देता है, कहता है ठीक है सिर्फ इसकी पूंछ में आग लगा दो, है ना? वो अपने उस कम से कम इतना तो इसके भाषण देने से विभीषण से उसका माइंड चेंज होता है कि कहता है ठीक है हम मारेंगे नहीं इसको, लेकिन ऐसा करते हैं इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये बहुत उछलता है। तो उसके बाद वो अलग कहानी है कि उनकी पूंछ में आग लगा तो वो लंका को जला देते हैं। लेकिन बात यह है कि उस समय भी नीति और नियम है जो आज भी बरकरार है। उसमें क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितना भी युद्ध हो जाए तो लेकिन पाकिस्तान में भारत के जो राजदूत हैं उनको नुकसान नहीं, जिनको हाई कमिश्नर कहते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यानी कि एक लॉ पालन हो रहा है इंटरनेशनली। उस समय का इंटरनेशनल यही है क्योंकि ये अलग देश है, भारत एक अलग देश है, लेकिन फिर भी इस नियम को पालन करने की बात आ रही है। उस समय भी ऐसी नीति है, इस तरह की नीतियां हैं, है ना? जी सर। उसी तरह से आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र जो कि सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, उसमें भी बहुत सारी बातें में बताई गई है कि राजा विदेशी मामलों में कैसे व्यवहार करेगा। इस ग्रंथ में सारी चर्चा है कि दूसरे देश के साथ डीलिंग करने में राज्य किन नियमों का पालन करेगा। इसका मतलब है कि उतनी पुरानी ग्रंथ में इस तरह की बात है, इसका मतलब इंटरनेशनल लॉ यहाँ भी है। लॉ का मतलब नियम ही तो पालन करना है। जी सर। है ना? युद्ध अब आप देखेंगे महाभारत काल में भी, महाभारत यहाँ समझ लो कि एक कौरव की सेना है, एक पांडव की सेना है, ठीक है? इन दोनों के बीच युद्ध हो रही है। दोनों अलग अलग क्षेत्र के एक तरह से मालिक हैं, अपने अपने इलाके में संप्रभुता रखते हैं, लेकिन इनके बीच जो युद्ध हो रहा है युद्ध नियम से बंधे हुए हैं। यानी पहला तो रात को युद्ध नहीं हो रहा है, शाम होते ही युद्ध खत्म हो जा रहा है, शंख बजता है तो युद्ध शुरू होता है, शंख बजता है तो युद्ध खत्म हो जा रहा है। जो पीठ दिखा रहे हैं उनको नहीं मारा जा रहा है ना? इसका मतलब महाभारत काल में भी आज भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून में, अंतरराष्ट्रीय नियम में ये सब विधि का पालन किया जाता है। कि जैसे आज भी अगर कोई सरेंडर कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वार कहते हैं। आज भी है ना, POW का कॉन्सेप्ट है जिसके लिए इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं कि प्रिजनर्स ऑफ वार को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट कैसा होगा, उनको आप टॉर्चर नहीं कर सकते। जैसे हमारा जो अभिनंदन था जो पाकिस्तान चले गए थे,
उनका प्लेन स्लिप हो गया था पाकिस्तान की बाउंड्री में। POW के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद उनको वापस इंडिया को दे दिया गया, है ना। जी सर। ये चीज हम महाभारत में भी देख रहे हैं। जी। यानी कि भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ के जितने पुराने ग्रंथ हैं उसमें जो भी राजाओं के बीच या जो भी युद्ध में नियम हो रहे हैं वो सब करीब करीब ऐसे हैं जो करीब करीब आज भी अंतरराष्ट्रीय नियम और कानून में उसका फॉलो किया जाता है। जी समझ में आया? जी सर। इसी तरह से जैसे हमने अपने इस संस्कृति में देख लिया, उसी तरह से बाकी और जो संस्कृतियां हैं, जैसे हमने बताया ज्यूस संस्कृति है, ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं, वो लोग के भी अपने तर्क हैं, उनके भी अपने इतिहास हैं, उनके भी अपने ग्रंथ हैं, जहां वो ये बताएंगे कि उनके समय में भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होते थे जो आज भी अंतरराष्ट्रीय कानून में फॉलो होते। तो ये अगर हम पढ़ लेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा? अंतरराष्ट्रीय विधि का इतिहास यही हो जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल लॉ, है ना। जी सर। और वही धीरे 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 समय के साथ, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट, क्रम से डेवलपमेंट हो रहा है, वही डेवलपमेंट हुआ, हर चीज डेवलप हुआ, लोगों के कपड़े, लोगों की टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल युग हो गया, लोगों के हर चीज, व्यवहार, विज्ञान का प्रभाव, तो वो इंटरनेशनल लॉ भी डेवलप होता रहा। फिर कैसे कैसे डेवलप हुआ और आधुनिक समय में क्या हुआ, आधुनिक समय में फिर उसको कैसे इस चीज को कोडिफाई किया गया। अब आधुनिक समय में क्या हुआ कि जो विचारक आए उन्होंने कोडिफाई करने का मतलब चार्टर बनाना, लॉ बनाना, ऐसे करेंगे, इस नियम से करना, जैसे तो यूएन वही सर। फिर आप यूएन के पहले, जैसे जहां से ग्रोशियस वगैरह शुरू होते हैं, तो ग्रोशियस फादर ऑफ मॉडर्न लॉ, ग्रोशियस से शुरू होता है। जी सर। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या की स्पेशल बुक लिखी इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी। अभी क्या है कि हम महाभारत या रामायण में जाके उस बात को ढूंढ रहे हैं कि हाँ देखो वहां पे ऐसा हुआ था, यानी कुछ विशेष नियमों का पालन हुआ था। सभी लोग ऐसा ही बताएंगे, लेकिन ग्रोशियस ने क्या किया कि डायरेक्ट वो बुक ही लिखी जहां से ये बताते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ होगा, ये बातें होंगी इंटरनेशनल लॉ के अंदर होंगी, इसको हम फॉलो करेंगे, ये इंटरनेशनल लॉ को माना जाएगा। समझ गए? जी सर। तो इसीलिए चूंकि हम वहां से, चूंकि ग्रोशियस ने सारा अपना जो फोकस था वो इंटरनेशनल लॉ पे ही कर दिया, उन्होंने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल लॉ पे ही लिखी, युद्ध तथा शांति की विधि, यानी कि नाम ही जब पुस्तक का है कि अंतरराष्ट्रीय में क्या होता था, दो ही चीज होता था, या तो लड़ाई होगी या तो शांति रहेगी। जी। दो देश या कई देशों के बीच मुख्य समस्या तो या तो वॉर, और वॉर नहीं तो पीस कैसे हो, वॉर कैसे नहीं हो और पीस कैसे हो, इसी का सारा प्रयत्न है। और उन्होंने अपनी बुक ही लिखी, युद्ध तथा शांति की विधि, लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। तो यहां से उन्होंने कोडिफाई किया, यानी कि जो जो अलग अलग संस्कृतियों में जो विशेष बातें रही थी उसको महत्व देते हुए बताया कि नंबर ये रहे, ये होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय कानून में, नंबर 2 रहे, ये होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय कानून में। तो यहाँ से इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन हो गए। समझ में आया? इसी तरह से आप क्या है कि इसमें जो इसका हिस्ट्री है उसको समझेंगे। अभी तक तो हमने हिस्ट्री को कल्चर के लिहाज से देखा, उसके बाद विश्व में अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जैसे जेनेवा, हेग, जेनेवा, है ना, पेरिस, वियना कन्वेंशन, ये सब जो बड़े बड़े कन्वेंशन हुए, पेरिस डिक्लेरेशन, तो हर कन्वेंशन में कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है ना इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। बाद में इसी में आ जाता है आपका जो है, सबसे पहले आता है लीग ऑफ नेशन, उसके बाद में यूएन। कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है समय के साथ इसका अध्ययन करेंगे तो हमको इंटरनेशनल लॉ का हिस्ट्री और डेवलपमेंट समझ में आएगा। बाकी तुम लोग करोगे, है ना? यस सर। समय कम है,